नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। और आज हम खास चर्चा करेंगे एसआईआर बढ़ेगी तकरार। जी हां, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर होगा और इस पर या पक्ष या फिर विपक्ष का क्या नजरिया है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पूरा मामला समझने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार की तर्ज पर पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। इसके लिए मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जरूरी प्रक्रियाएं और तैयारियां पूरी कर ली हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में एमपी में भी एसआईआर शुरू हो सकती है। 62,000 से ज्यादा बीएलओ की ट्रेनिंग पूरी, अतिरिक्त नए बीएलओ की नियुक्ति की तैयारी, 2003 में हुए आखिरी एसआईआर का डेटा सार्वजनिक, मतदाताओं की मदद के लिए एक स्पेशल क्यूआर कोड जारी, 1 जनवरी 2003 की स्थिति में अपना नाम खोज सकते हैं मतदाता। मध्य प्रदेश में कुल 5,65,94,963 मतदाता हैं। एसआईआर में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम 1 जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होंगे। एसआईआर की तैयारी, 2003 की सूची में नाम तो नहीं दिखाना होंगे दस्तावेज। 1987 के बाद के लोगों को बतौर सबूत दिखाने होंगे दस्तावेज। माता पिता का नाम 2003 तक की वोटर लिस्ट में होने पर नहीं दिखाना होगा दस्तावेज। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब किसी भी पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जा सकेंगे। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में कुल बूथों की संख्या 76,000 से अधिक हो जाएगी। जिलेवार बूथ बढ़ाने का खाका भी चुनाव आयोग ने तैयार कर लिया है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 के तहत अब तक कुल 15 बार एसआईआर कराई जा चुकी है। पहली एसआईआर 1952 में हुई थी, आखिरी 2003 में। इस अधिनियम के तहत एक ही निश्चित अंतराल पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराता है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करते हैं कि कोई नागरिक वोटर लिस्ट से छूटा तो नहीं या फिर कोई गलत व्यक्ति लिस्ट में तो नहीं जुड़ा है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई तो पूरे विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे वोट बंदी कहा गया। बिहार में इसके विरोध में यात्रा तक निकाली गई। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूंगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। आज ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जी, लोगों के मताधिकार का अपहरण कर रहे हैं और बार बार कभी नोटबंदी कभी वोटबंदी, यह जो इनकी नीतियां हैं जी, उसके खिलाफ बिहार का पूरा विपक्ष आज सड़कों पे है। बिहार के वो तमाम लोग जो लोकतंत्र पसंद है, न्याय पसंद है, वो आज विपक्ष का इस मामले को लेकर विरोधाभासी नजरिया सामने आया है। बिहार में एसआईआर की आड़ में वैध मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एमपी में अवैध मतदाता होने की भी बात कही जा रही है। पूरे देश के अंदर आज एक सवालिया निशान चुनाव आयोग पे खड़ा हो चुका है। अब चुनाव आयोग उसका जवाब दे पहले, उसके बाद इन प्रक्रियाओं का आगे बढ़ाए। क्योंकि जब भी किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर सवाल उठता है तो स्वाभाविक रूप से उस सवालों का जवाब मिलना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। और जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। इसके माध्यम से सभी अवैध नागरिकों के नाम काटे जाएंगे, केवल और केवल वैध मतदाता बचेंगे। तो जो अवैध मतदाताओं के नाम पर राजनीति करते थे, संरक्षण देते थे, ऐसे दलों में बेचैनी है। ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए।
इन हालातों में एसआईआर को लेकर एमपी में सियासत कौन सी करवट लेती है, सियासत में कितनी गर्माहट आती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इसी पर अब खास चर्चा करेंगे और खास चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रजेश पांडे भाजपा प्रवक्ता और अवनीश बुंदेला कांग्रेस प्रवक्ता दोनों ही जुड़ चुके हैं। मैं दोनों का ही स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए, ये वो विवाद है जिससे कि अब चुनाव आयोग भी परेशान हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अब लगातार ये सवाल पहुंच रहा है कि चाहे राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ये सवाल खड़े कर रही हैं वोट चोरी को लेकर कि बीजेपी से या फिर पक्ष से यहाँ पर चुनाव आयोग मिली भगत कर रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं, हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, आपसे ही हम पहले सवाल करेंगे। देखिए, एसआईआर ये वो प्रक्रिया है जो पहली बार नहीं हो रही है। 3 बार 1961, 1970, 2003 में भी हो चुकी है और एक बार फिर यही प्रक्रिया हो रही है। और इसका मतलब ही यही है कि अगर किसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो फिर किस दिक्कत मतलब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। मेरा आपसे सवाल है, देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया जिस पर सवाल हमेशा से होते आए हैं और कांग्रेस हमेशा से ये सवाल उठाती आई है कि जिस तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट कर रहे हैं, कई ऐसे बयान आए हैं, लेकिन अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, इससे तो ये साफ हो जाएगा किसी प्रकार का कोई वोट चोरी नहीं है। जो फर्जी वोट के यहाँ पर इल्जाम लगाए गए थे वो भी यहाँ पर साफ हो जाएंगे। क्या लगता है आपको इस प्रक्रिया के बाद जनता के बीच जो कांग्रेस पहुंच रही है, मुद्दा उठा रही है, कितना सही है ये मुद्दा? देखिए शिवा जी, बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि कांग्रेस आज देश में कांग्रेस के पास कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जो जनता के कारोबार से जुड़े हों, जनता की समस्याओं से जुड़े हों या जिन पर कांग्रेस कुछ जनता के सामने अपने पक्ष रख चुकी। ये काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन के पास जब भी कभी भी किसी भी दल द्वारा इस तरह की शिकायत जाती है चुनाव के पूर्व, तो आपने खुद अपने आंकड़ों में बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1961 में, 1970 में और 2003 में भी एसआईआर जैसी चीजों को लेकर के चुनाव आयोग ने उसका विशेष पुनरीक्षण कराया। महत्वपूर्ण विषय ये नहीं होगा, महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि अब आप बिहार में, चूंकि उनको पता है कि बिहार में नीतीश, जहां चुनाव होने वाला है, बिहार में नीतीश बाबू का शासन अच्छा था, शासन सुशासन दोनों अच्छा था लालू यादव जी और उनके पुत्र की तुलना में। तो अब जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये झूठा आरोप लगाना चुनाव आयोग के ऊपर कि साहब वोट चोरी कर रहे हैं। अरे वोट चोरी कर रहे हैं तो जिस राज्य में आपकी सरकार जीत जाती है वहां पर वोट चोरी नहीं करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, शिवाजी आपने खुद देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो है वो इस तरह की चोरी हुई थी 10 साल पहले। तो 2018 में तो सरकार आपकी थी, आपकी सरकार के समय वोट चोरी से कमलनाथ जी 18 महीने के मुख्यमंत्री बने थे। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना होता है और किसी भी चुनाव के पूर्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका पूरा होमवर्क करता है। एसआईआर के माध्यम से जो है वो बिहार के बाद पूरे देश में चुनाव के लेकर के चुनाव आयोग जो है इस तरह का विशेष गठन कर रहा है, पुनरीक्षण करेगा मतदाता सूची को। अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी। कांग्रेस को भविष्य में आप खुद देखिएगा शिवाजी, इस पर भी विश्वास नहीं होगा। आप मुझको एक बात बताइए, लोग इस दौर को भूल जाते हैं जब मध्य प्रदेश में एक विधानसभा अध्यक्ष होते थे, उनके कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक घर में 800 वोट थे। तो आप अपनी बातें भूल जाते कि आपन पूली न निहारे आम के थाती पर झाके। तो आप अपनी चीजें भूल जाते हैं। आपके क्रियाकलाप के समय चाहे वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल रहा हो चाहे कमलनाथ जी का कार्यकाल रहा हो, दोनों के समय जब कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे तब आपको वो दौर भूल जाता है। क्योंकि अब कोई मुद्दा नहीं है तो आप इस तरह का चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। और जब चुनाव आयोग इनको बुलाया करता है, आपने देखा है शिवाजी, कभी भी जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं उसके पहले हर राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग बुलाता है, चाहे वो उसकी बात हो, आपके इलेक्शन में वोट पड़ने की बात हो, चाहे ईवीएम की बात हो। ठीक है ब्रजेश जी, देखिए अब इसका हम आंसर खुद अवनीश जी से ले लेते हैं। अवनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज में। देखिए हमेशा से एक ही सवाल कांग्रेस का रहा है,
जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठाती आई है कांग्रेस की, यहाँ पर चुनाव प्रक्रियाओं में गड़बड़ी है, बीजेपी के साथ मिलकर चोरी की जा रही है, वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोट हो रहे हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का मतलब ही यही है कि जो गड़बड़ी यहाँ पर कांग्रेस गिनवा रही थी वो गड़बड़ियां अब यहाँ पर खत्म की जाएंगी। तो फिर अब क्या समस्या है यहाँ पर, अवनीश जी? प्रमुख बात इसमें आपके एसआईआर जब आप सबसे पहले बिहार में लेकर आते हैं तो हमारा विरोध एसआईआर से नहीं था, हमारा विरोध था कि आप आधार जैसे डॉक्यूमेंट को जो पासपोर्ट से भी ज्यादा वैलिड माना जाता है, जिसमें किसी भी इंसान के जो आंखों के जो मार्क्स हैं या जो वो सारे लिए जाते हैं, जिससे एक्चुअल पता चलता है कि ये व्यक्ति अवनीश बुंदल है या ब्रजेश पांडे है। तो आपने बिहार में सबसे पहले उसको क्यों मान्य नहीं किया? आधार जैसे डॉक्यूमेंट को आपने नकारा क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि जिन 65 लाख लोगों के आप नाम उड़ा रहे हो वोटर लिस्ट में से, उन सबके पास आधार है। आधार तो भाई संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के द्वारा इश्यू किया गया है। और मोदी जी ने तो आधार से पैन कार्ड से आधार लिंक कराया, खुद मोदी सरकार में लिंक कराया। तो हमारा विरोध इस बात का था, लेकिन माननीय न्यायालय की जब इनको फटकार घली तो इनको लगा अब ये मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं। मेरी बात बताइए सीमा जी, जैसे मेरा 1978 का बर्थ है, ब्रजेश भाई का भी जो भी बर्थ हो मुझे नहीं मालूम, आपका भी जो बर्थ होगा, आप अगर एमपी की हैं तो मुझे एक बात बताएं, अब आप 87 के बाद देखा जाएगा पिता का नाम माता का नाम, तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि इस सब में टारगेट पे आपके निचले तबके के लोग हैं, बेचारे SC ST माइनॉरिटी, जिनके पास खासकर डॉक्यूमेंट या जिनके पास खुद की जमीन जायदाद या रहने के कुछ खास साधन नहीं है, आपके टारगेट पर वो लोग हैं। यही आपने बिहार में किया। 65 लाख जो वोटर लिस्ट आपने लिस्ट में से वोटरों के नाम काटे, उस मैक्सिमम जो 80% थे माइनॉरिटीज थे, वो दलित थे। तो क्या रीजन है? और मुझे बताएं, आज जैसे मैं खुद अगर देखा जाए तो मैं 46 ईयर्स का हो गया हूं, तो भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये एसआईआर जो लेकर आ रहे हो, क्या कारण है? किनको आप टारगेट करना चाहते हो? अभी तक मध्य प्रदेश की जनता ने आपको 4 बार अवसर दिया है, आपकी सरकार को 21 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि अब आपको ये रजिस्टर लेके? अच्छा देखिए, हमेशा से चुनाव के पहले ये कुछ भी नीति लेके आते सीमा जी, इनके निशाने पर दलित तबका होता है, ओबीसी दलित तबका, SC ST और माइनॉरिटी। आप देखें ये NRC रजिस्टर लेकर आए, आपको याद होगा, ये इसके बाद जनगणना रजिस्टर लेकर, जो कि मतलब इसमें देखा तो सारी चीजें इनकी होती हैं कि आपके दादा परदादा, अरे भैया कोई भी व्यक्ति इसमें लिखा जाता है अवनीश सिंह बुंदेला सन ऑफ मिस्टर सो एंड सो। अब आप 5 पीढ़ी पुराना पूछें, अब जिस घर में मेरे पुश्तैनी घर में मैं 5 पीढ़ियों से मेरा परिवार रह रहा है, अब आप कहें उसका कागज लेकर आए, कहां से लेकर आएगा भैया? हमारे रिकॉर्ड में भी जो आता है, रिकॉर्ड आता है सन 59 के बाद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। मैक्सिमम आएंगे तो 1936 के बाद का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 1936 के रिकॉर्ड भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पुराने आपको उस जिले के गजट निकालने पड़ते, गजट भी आजकल मिलते नहीं है। तो आखिर आप इस तरह की नीति क्यों लेकर आते? हमारा विरोध नहीं है सीमा जी, ध्यान रखें, आप एसआईआर लेकर हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इसमें कंसर्न इतना है कि जैसे आपने बिहार में शुरुआत में आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना। अब मुझे बताएं, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, पैन कार्ड तो सबका होता नहीं, पैन कार्ड तो देखा तो उसका तो इनकम टैक्स नहीं होता है। 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो वोटर आईडी कार्ड और एक उससे भी महत्वपूर्ण होता है आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड को कहोगे कि हम आधार कार्ड को आईडी प्रूफ नहीं मानेंगे तो कैसे संभव होगा? तो बिल्कुल, लेकिन देखिए अवनीश जी, जो कांग्रेस यहाँ पर सवाल उठा रही थी उसके बाद यहाँ पर जो भी गड़बड़ियां पाई गई थी, उस आधार पर यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी थी उनके आधार पर कितने 98% अगर देखें वो गड़बड़ियां सामने आई। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला है कि एसआईआर कराया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जी हमने क्या कहा, एसआईआर के हम खिलाफ नहीं है, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये भाजपा भ्रमित कर रही है। जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, पहले इन्होंने आधार को क्यों नेग्लेक्ट किया, इन्हें क्यों कहा कि हम आधार को आईडी प्रूफ नहीं मानते। और हमारा निवेदन है, अरे भैया 21 साल से आप मध्य प्रदेश में काबिज हैं, 11 साल आपको देश में हो गए, अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक आप करते रहोगे? आखिर दलितों के खिलाफ आप कब तक आग उगलते रहोगे? अच्छा होता एक आप ऐसा कोई ऐप लेके आते, ऐसा कोई आप कोई नीति लेकर आते कि जिससे आपको पता चलता कि रामलाल के घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, एक बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, श्यामलाल के घर में
2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है। नकीमुद्दीन के घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटी है। ठीक है, जो भी है, कांग्रेस को एसआईआर से समस्या नहीं है। ये डेटा होना चाहिए था कि उसमें कितने ग्रेजुएट हो गए हैं, कितने नौकरी के करीब हैं, कितनों को रोजगार मिला, कितनों को नहीं मिला, उनके आर्थिक हालात क्या है। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, देखिए यहाँ पर अवनीश जी ये बोल रहे हैं कि उन्हें एसआईआर से समस्या नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने भी कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मुद्दा उठाती है कांग्रेस, राजनीतिक मुद्दा उठाती है, और जो कई बार बयान भी दिए, बयान भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा है कि एसआईआर से कोई समस्या नहीं है। देखिए शिवा जी, अवनीश बुंदेला जी कुछ भी कहें, लेकिन जिस पार्टी को संविधान पे विश्वास नहीं है, जिस पार्टी को भारत के सेक्शन 91 पे विश्वास नहीं है, सेक्शन 23C पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन की धारा 73 पे विश्वास नहीं है, वो कुछ भी बातें करे वो सिरे से खारिज बातें हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो बना रही है। आप एक बात समझिए, भारत का संविधान कहता है चुनाव के पास स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होते हैं, विशेष गहन पुनरीक्षण करने का। चलिए देखिए, आपसे हम थोड़ी देर में फिर चर्चा करेंगे। देश के उपचुनाव के लिए हमारे साथ ओपी रावत जी जुड़ चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ओपी जी, मैं आपसे ही ये पूछना चाहूंगी, असमंजस की स्थिति बिल्कुल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अब एसआईआर की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए काफी सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके से क्यों स्थिति बन रही है? बिहार में एफआईआर किया गया, उसमें कई तरह की समस्याएं आने से, कई तरह की अड़चने आने से और कई तरह से क्रिटिसिज्म होने से ये लोगों में असमंजस है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने जो पूरे देश के लिए मीटिंग की है 10 सितंबर को, कि पूरे देश में एफआईआर लागू करेंगे, तो उसमें उन्होंने काफी सुधार कर दिया है। बिहार की तुलना में बहुत सी चीजें सुधार दी हैं और अब बहुत अच्छा कर दिया है, जिसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो बिहार में क्योंकि इलेक्शन पास में थे और इंटेंसिव रिवीजन करने का उस समय इतना ज्यादा वो भी नहीं था, क्योंकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन के पहले आपको एक रिवीजन करना होगा। वो रिवीजन समरी रिवीजन हो सकता है या इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है। तो जनरली इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन हमेशा समरी रिवीजन किया करता था, इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया करता था। पिछला इंटेंसिव रिवीजन भी जो बिहार में हुआ था 2003 में हुआ था, जबकि बिहार के इलेक्शन 2005 में थे, मतलब 2 साल बाद इलेक्शन थे। तो वही एक क्रिटिकलिटी थी जिसकी वजह से बिहार के एफआईआर पर काफी हल्ला गुल्ला हुआ, काफी लोगों में शक शुबा हुआ और बहुत सी तरह की चीजें उठी। लेकिन अभी जो पूरे देश के लिए अनाउंस किया गया उसमें बहुत सी चीजें सुधार ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें रखने का अनाउंस किया है। बिल्कुल। देखिए ओपी जी, एक सवाल और है यहाँ पर, कांग्रेस का ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो दस्तावेज इस प्रक्रिया में शामिल किए गए थे, तो इसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं करना क्या एक गलती है? क्योंकि वही एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि आधार अगर नहीं है तो कैसे जांच की जाएगी, परिवार में कितने लोग हैं? देखिए, आधार जो है वो आपके निवास की और आपकी पहचान तो है। आधार के कानून के अनुसार वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी निवास की पहचान है कि आप यहाँ रहते हो, लेकिन वो सिटीजनशिप या नागरिकता की पहचान नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि आधार जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा और उसको 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि भाई आधार जो है पहचान के लिए तो आप रखिए, तो उन्होंने उसको भी शामिल कर लिया। और जो पूरे देश में अभी एफआईआर हो रहा है उसमें वो 12वां डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए उन्होंने मान लिया उससे। बिल्कुल सर, मतलब आप ये माना जा सकता है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में जो विवाद हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। राजनीतिक जो विवाद अभी देखने को मिल रहा है, आपकी व्यक्तिगत राय इस पर क्या है? देखिए, जो बिहार के बारे में हो रहा है उस पर तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता है। लेकिन जो पूरे देश में इनॉग्रेट होने की बात है कि पूरे देश में एफआईआर होगा, तो उसमें जो सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ने जोड़ने का की अभी बात की है, घोषणा की है, उनको देखते हुए लगता है कि ऐसा कोई विवाद आगे नहीं होगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है। हमारे जो खास मेहमान यानी कि ब्रजेश पांडे जी और अवनीश बुंदेला जी, मैं आप दोनों पर वापस आना चाहूंगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी अवनीश जी आप जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब तो अभी आपने भी सुन लिया होगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीमा जी मेरी बात है, बिल्कुल। देखिए, ओपी रावत जी ने इस बात को माना, मैं खुद सुन रहा था कि हाँ शुरुआत में से त्रुटियां हुई हैं और उन्होंने खुद कहा कि हमने सुधार कर लिया है। तो मुझे बताएं, जब भारत सरकार और चुनाव आयोग जिसमें इन्वॉल्व हो, अगर उसमें त्रुटि हो जाती है और सुधार आप करते हो विपक्ष के विरोध करने पर, कांग्रेस पार्टी के विरोध करने पर, तभी तो हमने कहा वोट छोड़ गलती छोड़, वोटों की चोरी हुई है। तो मतलब सीमा जी अब मुझे बताएं, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें खराबी तो थी, मतलब ये नेक नियत से नहीं बनाया गया था, पहली बात। अब दूसरी बात सीमा जी, हम सभी देश के, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। मैं अपना इतिहास बता दूं कि बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के, हम लोग आज मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं पिछले 30 साल से। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है। तो अब आप मुझसे कहो कि अवनीश बुंदेला जी साबित करिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो साहब मैं यही कहूंगा कि साहब मेरे पास आधार है, पैन कार्ड है और मेरा मकान इधर है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। अब आप बताओ, जब आप आधार को अपना नहीं मान रहे हो निवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से, क्या भारत के नागरिक हो? जब आधार को नहीं मानोगे जिसमें आई स्कैनिंग के मार्क्स लगे हुए हैं, जिसमें डुप्लीकेसी बदमाशी की गुंजाइश जीरो है, जीरो। ठीक है, मतलब आप अभी भी यही कहना चाहते हैं कि नहीं, तो मुझे आप बताएं। देखिए कई बार ये सामने, इसी मध्य प्रदेश, इसी भोपाल से अबू सलेम जैसा व्यक्ति फर्जी पासपोर्ट बनवा के गया, आतंकवादी। मतलब इससे साबित होता है कि पासपोर्ट फर्जी बनाए जा सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड का कोई अस्तित्व, कोई लेना देना नहीं आपके निवास से, उससे पैन कार्ड से आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए है। ठीक है, लेकिन देखिए, इसका चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है ना। आपका जो मुद्दा है वो समझ आया, हमने उस जानकारी को भी अभी जानने की कोशिश की। चलिए ब्रजेश पांडे जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। बता दें क्या है। देखिए, बिल्कुल, देखिए समय का अभाव है अवनीश जी, हम क्या है। बिल्कुल अवनीश जी, देखिए समय का अभाव है, हम ब्रजेश जी से भी जवाब ले लेते हैं, फिर हम आपसे जवाब ले लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो भाजपा को भी ये असमंजस लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, अब उससे जनता के बीच खुद चुनाव आयोग जो है वो समस्याओं को रख रहा है। क्या लगता है, बीजेपी तो ये चाहती ही थी, तो क्या मतलब क्यों यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं अगर बीजेपी के सामने भी देखें तो? बात है, बिहार चुनाव को लेकर के बातें शुरू हुई तो बिहार में 1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठक लिया दिल्ली में। उसके बाद 10 तारीख की बैठक थी, 11 तारीख को ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है उस बैठक का, 18 तारीख की बैठक, 18 अगस्त को बैठक हुई और 24 अगस्त को बैठक हुई। उस बैठक के बाद बिहार में 52.3 लाख से ज्यादा मतदाताओं जो पंजीकृत जिनका नाम था, उनके नाम जहां पर पंजीकृत किया गया था वहां पर जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई तो वहां पे नहीं मिले। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर का गठन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि साहब हम एसआईआर को लेकर के बिहार के अंदर इलेक्शन करने के पूर्व इस तरह की व्यवस्था शुरू करेंगे। और ये उनका फंडामेंटल राइट है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 23(3) इलेक्शन कमीशन की धारा कहती है कि इस तरह का चुनाव आयोग जो होता है मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य कर सकता है। अब एसआईआर मतदाता सूची में जो है उसमें मध्य प्रदेश को भी सम्मिलित करना है। इसका आशय ये नहीं होता है कि चुनाव है इसलिए। देखिए, अगर इस तरह की कोई भी पारदर्शी व्यवस्था कानून के तहत, संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हो रही है तो उस पर कांग्रेस ने, सभी पार्टी, भाजपा, सबको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये सब हो रहा है। अब दूसरी बात जो होती है, जो सामने आ रही है, जो बात हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं कि आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने इनवैलिड किया, ऐसा नहीं था। आधार कार्ड को 11 दस्तावेजों में चुनाव आयोग ने माना था और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आधार कार्ड, और जो इन्होंने एक तर्क दिया, ये तर्क ठीक है, अविनाश जी का तर्क को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड का लिंकअप हुआ, लेकिन हम लोग के समय जो है आधार कार्ड का पैन कार्ड का समय का अभाव है, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन देखिए, जो अभी स्थिति बनी हुई है, जो साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं खड़गे जी का जो पहले बयान था कि यहाँ पर खेल हो रहा है, चुनाव में वोटिंग चोरी हो रही है, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी के भी कई बयान आए थे, तो कहीं ना कहीं देखें तो दोनों में ही अभाव देखने को मिला था। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है। आप दोनों का ही हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया से पहले ही भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक जो लड़ाई है वो अब देखने को मिल रही है, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई किस ओर जाती है देखना होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।